आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और भौतिक भूगोल के इस प्रश्न पत्र में हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द अर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांतों का अध्ययन किया था। उनमें से कुछ सिद्धांत जैसे कास्ते द बफन, कांट की वायव्य परिकल्पना, लाप्लास की निहारकीय परिकल्पना का अध्ययन किया था। ये तीनों संकल्पनाएं विकासवादी सिद्धांत के आधार पर आधारित थी। अब आज हम लोग कैटाक्लिस्मिक या कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज प्रलयवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। देखिए, दोनों सिद्धांत जो विकासवादी सिद्धांत हैं या प्रलयवादी सिद्धांत हैं, इनमें मूलभूत अंतर है। पहला जो कल हम लोग अध्ययन किए थे या उससे पहले अध्ययन किए थे, उसमें यह माना गया था उस संकल्पना में कि ग्रहों की उत्पत्ति अपने ही तारों से हुई। इसे हम लोग विकासवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब ये दूसरी संकल्पना या दूसरी सिद्धांत जो है प्रलयवादी सिद्धांत, इसमें यह माना जाता है कि अंतरिक्ष में दो तारों के परस्पर संघर्षण या टकराने से जो विध्वंसकारी घटना हुई, उसके कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई या सौर मंडल की उत्पत्ति हुई या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो आज का अध्ययन जो हम लोग का है वो है प्रलयवादी सिद्धांत पर आधारित संकल्पना। इसमें हम लोग टाइडल थ्योरी के अंतर्गत चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। देखिए, यह जो प्रलयवादी सिद्धांत पर आधारित संकल्पना है, उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि दो तारों के परस्पर निकट आने से उनके मध्य संघटन या टकराव होता है और उस टकराव से विध्वंस या विस्फोट होता है और उससे ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ये इस प्रकार के सिद्धांत की यह विशेषता है, किंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तारों के मध्य इतनी विशाल दूरियां हैं कि ऐसी प्रलयकारी घटनाएं अंतरिक्ष में होना संभव नहीं है। दूसरा, प्रत्येक तारों की एक निश्चित कक्षाएं हैं। ये तारे इन्हीं कक्षाओं पर परिक्रमण या परिभ्रमण करते हैं। इसलिए इस प्रकार के टकराव या विस्फोट की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के सिद्धांत को आधार बनाकर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक संकल्पनाओं का विवेचन किया गया है। इसमें चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। देखिए, दोनों चैम्बरलिन और मोल्टन अमेरिकन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1904 में ग्रहाणु की परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना में उन्होंने निहारिका परिकल्पना के दोषों को दूर किया और यह बताया कि पृथ्वी की संरचना महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति तथा पर्वत निर्माण आदि समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। कि पृथ्वी की संरचना एवं महाद्वीप, महासागरों की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण इत्यादि समस्याओं पर भी दिए जा रहे या जो हाइपोथेसिस है, जो उनकी परिकल्पना है, उससे प्रकाश डाला जा सकता है। प्राचीन परिकल्पनाओं के विपरीत इन वैज्ञानिकों ने ग्रहों की उत्पत्ति किसी मूल पिंड से न मानकर सूर्य एवं एक अन्य तारे
बताया गया था 2 तारों के मध्य विस्फोट, तो सूर्य एवं दूसरा विशालकाय तारा के पारस्परिक आकर्षण से मानी। इनके अनुसार प्रारंभ में एक सर्पिल आकार का शीतल व ठोस कण युक्त पिंड विद्यमान था। एक सर्पिल आकार का शीतल व ठोस कण युक्त पिंड विद्यमान था। आज भी आकाश में ऐसी अनेक सर्पिल निहारिकाएं मौजूद हैं। अतीत में एक भ्रमणशील विशालकाय तारा इस सर्पिल निहारिका के निकट से गुजरा। सूर्य के निकट पहुंचने पर उस तारे के आकर्षण से, ध्यान देने की बात है, सूर्य के निकट पहुंचने पर उस तारे के आकर्षण से सूर्य की कुछ लपटें तारे की ओर आकृष्ट हुईं, तारे की ओर खिंच गईं। इस सौर ज्वाला के पदार्थ सूक्ष्म धूल के कणों के रूप में बिखर गए। ये बिखरे कण ग्रहाणु कहलाए। बड़े आकार के ग्रहाणुओं ने छोटे ग्रहाणुओं को आकर्षित किया। इससे उनके आकार में वृद्धि होने लगी। इन्हीं ग्रहाणुओं के बड़े होने पर कालांतर में ग्रह बन गए। इस प्रकार ग्रहों को आरंभ में ठंडा व ठोस माना गया। नवीन ग्रहाणुओं के टकराने तथा आंतरिक भाग में संपीड़न के कारण तरल लावा की कोटरिकाओं, मोल्टन पॉकेट्स की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। इन्हीं तरल भंडारों के ऊपर धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी यह संकल्पना, चैम्बरलेन और मोल्टन की यह संकल्पना बड़े ही सिस्टमेटिक, बड़ा ही सरल, सहज एवं सुबोध है, आसानी से बोधगम्य है। प्रारंभ में सूर्य के निकट एक सर्पिल आकार का शीतल व ठोस कण युक्त पिंड भ्रमण करते हुए उपस्थित था। अतीत में एक विशालकाय तारा इस सर्पिल निहारिका के निकट से गुजरा। इसके आकर्षण से सूर्य की कुछ लपटें तारे की ओर आकृष्ट हुईं और इस सौर ज्वाला के पदार्थ सूक्ष्म धूल के कणों के रूप में बिखर गए और ये बिखरे कण ग्रहाणु कहलाए। इसमें इन्होंने यह माना है कि ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति या सौरमंडल के जितने ग्रह उपग्रह हैं वो सूर्य से ही निकले, सूर्य से ही अलग हुए हैं। कारण ये था कि सूर्य के निकट से एक सर्पिल विशालकाय तारा निकला, निहारिका निकला और उस तारे के आकर्षण से सूर्य से एक सौर ज्वाला निकला और सौर ज्वाला सूक्ष्म धूल कणों के रूप में था। यह आपके अंतरिक्ष में बिखर गया और पुनः बड़े आकार के ग्रहाणुओं ने छोटे ग्रहाणुओं को आकर्षित किया। इससे इनके आकार में वृद्धि हुई और कालांतर में ये ग्रह बने। एक सरल संकल्पना है, लेकिन इसकी भी, इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं खूब हुई। उन आलोचनाओं को हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इनकी यह संकल्पना आलोचनाओं की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई और इनके बाद वाले वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहित हुए।
देखिए, अगर हम आलोचना की बात करें तो इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से निष्कासित पदार्थ से हुई, जिससे सौर परिवार के द्रव्यमान के वितरण की व्याख्या उचित बैठती है। लेकिन इस सिद्धांत के अनेक दोष हैं, जिस कारण से इसे अमान्य घोषित किया गया। पहली आलोचना है, जेफ्रे के अनुसार सौर ज्वाला के रूप में निष्कासित पदार्थ के घनीभूत होने से ग्रहाणुओं की उत्पत्ति तथा ग्रहाणुओं के संगठन से बड़े ग्रहों की रचना विश्वसनीय नहीं लगती। जेफ्रे महोदय ने यह कहा कि इस प्रकार के सिस्टम से सौर मंडल या सौर परिवार के ग्रह उपग्रहों की रचना संभव नहीं है। दूसरी आलोचना थी, ग्रहाणुओं के परस्पर टकराने से उन्हें खंडित होकर सूक्ष्म धूल के रूप में छिन्न भिन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने माना ये और कण बड़े होते गए, ग्रहाणु बड़े होते गए और बाद में ग्रह का रूप लिए, लेकिन यह सिद्ध आलोचना है कि ऐसे कण आपस में टकराकर बिखर जाने चाहिए, छिन्न भिन्न हो जाने चाहिए। तीसरा, चैम्बरलेन व मोल्टन ने ग्रहाणुओं के अप्रत्यास्थ संगठन नॉन इलास्टिक कोलिशन में विश्वास नहीं किया। यदि अप्रत्यास्थ कण ही टकराकर संगठित हो सकते हैं तो ग्रहाणुओं ने ग्रहों की रचना कैसे की? एक आलोचना यह भी था कि नॉन इलास्टिक कोलिजन में विश्वास नहीं किया, तो ये टकराकर संगठित हो सकते हैं तो ग्रहाणुओं ने ग्रहों की रचना कैसे की होगी? अन्य इनके दोष हैं, सूर्य का द्रव्यमान अधिक होते हुए भी उसका कोणीय संवेग बहुत कम है। ग्रहों का द्रव्यमान सूर्य का 1/745 होते हुए भी उनमें सौर परिवार का 98% से अधिक कोणीय संवेग विद्यमान है। सूर्य से निकले हुए अल्प पदार्थ में इतना संवेग किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका जवाब भी चैम्बरलेन तथा मोल्टन नहीं दे पाए। एक अन्य आलोचना और है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी कभी भी तरल अवस्था में नहीं रही। उत्पत्ति के समय भी यह ठोस थी, क्योंकि शुरू में ही इन्होंने मान लिया था कि ठंडा एवं ठोस, किंतु वैज्ञानिक प्रमाण यह सिद्ध कर चुके हैं कि पृथ्वी आरंभिक अवस्था में तरल थी। लाप्लास के अनुसार मुठभेड़ द्वारा उत्पन्न ग्रहों की परिक्रमा का पथ वृत्ताकार न होकर अंडाकार होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की आलोचनाएं झेल नहीं पाया यह सिद्धांत, और इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद दूसरी भी कई संकल्पनाएं आईं जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत आज तक पृथ्वी की उत्पत्ति का व्याख्या नहीं कर पाया। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस अध्याय को सुना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले भाग में अध्ययन किया जाएगा।